तो आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेशन होने के बाद इन सिंपल यूनिट्स का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया। यही तो है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको एटमॉस्फेयर में बाहर फेंकना। इनका जो एक्सचेंज हो रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। एंड लंग्स में लगभग 300 मिलियन बलून लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कर्व। तो आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि जिसे हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस भी कह सकते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर आता है। वैसे इस चैप्टर में और बहुत सारे एनिमल्स की ब्रीदिंग के बारे में दे रखा है, बट आज का हमारा मेन फोकस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे रहे। रेस्पिरेशन, जिसको हिंदी में हम श्वसन बोलते हैं। रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आगे हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हमें भूख लगती है, हम थके हुए या परेशान होते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम फटाफट से खाना खाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिले और हमारी जो भी थकान है वो दूर हो जाए। फिर ऐसा होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, जैसे खाना में हमने रोटी खाई, दाल खाई, चावल खाया, तेल घी जो भी खाया, ये सब खाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि हम एक साथ, हमें ऐसा लगता है कि हम कितने स्ट्रांग हो गए हैं, हम बाहुबली बन गए हैं, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। खाने में ऐसा है क्या? तो खाना क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जब डाइजेशन हो जाता है, तो डाइजेशन के बाद वो सिंपल यूनिट्स यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मान लिया कि सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये सिंपल यूनिट्स एक्चुअली हैं क्या? तो वो सिंपल यूनिट क्या है, हमारी ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं एंड फैटी एसिड्स हैं। ग्लूकोज हमें किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। अमीनो एसिड हमें किससे मिलता है, प्रोटीन से। फैटी एसिड हमें किससे मिलता है, फैट से। डाइजेशन होने के बाद इन सिंपल यूनिट्स का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया। कहाँ हुआ, हमारी लिम्स में, हमारी ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक, तो अल्टीमेटली हमारी ब्लड में ये पहुँचा। ब्लड में पहुँचने के बाद फिर ये ब्लड से बॉडी की एक एक सेल में पहुँचा। अब सेल्स में जाके इन मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे हमें एटीपी मिलती है और CO2 जो होती है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाती है। यानी हमें इन मॉलिक्यूल्स का, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इनका हमें ऑक्सीडेशन कराने के लिए कंटिन्यू ऑक्सीजन देनी रहती है। और जब हम कंटिन्यू ऑक्सीजन इन्हें देते हैं, तो कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो कि एक हार्मफुल गैस है, ये सेल के बाहर कंटिन्यूस रिलीज़ होती रहती है और हमें एनर्जी भी मिलती रहती है, जो कि किसकी फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है। ये जो हमारी पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, एक्चुअली हो तो हमारी सेल्स में ही रही है ना, तो सेल्स के अंदर हो रही है ये सारी प्रोसेस, इसीलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेसेस, क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि बॉटनी का चैप्टर है। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको वहाँ डीप में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या, इसमें हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्लाइकोलिसिस एंड टैप साइकिल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो वहाँ हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि ये क्या होता है। यही तो है, बस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और सेल्स जो निकाल रही हैं, जो एग्जिट कर रही हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो एक्सचेंज हो रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। उसको ही हम ब्रीदिंग कहते हैं। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको एटमॉस्फेयर में बाहर फेंकना। हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर ली, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, और जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको हमने दोबारा एयर में वापस फेंक दिया। तो हमने ऑक्सीजन अंदर ली और हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका। इसको ही हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना। ठीक है, कॉमनली इसको हम रेस्पिरेशन भी कह देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में रेस्पिरेशन नहीं है, ये क्या है, ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन ये है जब हम ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके कर देते हैं और हमें एनर्जी मिलती है और साथ में CO2 बाहर निकल जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। मैंने एक बार जो नोट्स में लिख रखा है, हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है,
ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं यानी इनहेलेशन कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हैं एयर में, तो वो क्या है, एक्सहेलेशन। तो ये फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। एंड इनहेलिंग इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाई लंग्स। देखिए मैंने भी बताया ही था कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं यानी हम बाहर फेंक रहे हैं। किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। कहाँ? एटमॉस्फेयर में। आल्सो इट इज़ अ एक्सटर्नल प्रोसेस। ये एक्सटर्नल प्रोसेस भी है। क्यों? क्योंकि ये हमें बाहर से महसूस होती है। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए, आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखिए, अगर आप ऑक्सीजन को या फिर एयर को अंदर ले रहे हैं तो आपकी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। और अगर आप सांस को छोड़ रहे हैं तो आपकी रिब्स जो है वो रिलैक्स हो रही हैं या फिर डाउन हो रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन इज़ द बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस अकरिंग इनसाइड सेल्स। रेस्पायरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस भी है, जो कि हमारी सेल्स के अंदर होती है। दैट यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन को यूज करती है किसके लिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, जिससे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इट इज़ अ केमिकल में क्या हो जाएगा तुम्हारा? कैटाबॉलिक प्रोसेस। हमने बताया था केमिकल, जो ऑल केमिकल प्रोसेस होती हैं उनमें तुम्हारी एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों तरीके की प्रोसेस आ जाती हैं। तो उसमें कौन सी है? कैटाबॉलिक। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गई। और ये कैसी है? इंटरनल प्रोसेस है, मतलब जो भी चल रहा है हमारी सेल्स के अंदर चल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है? हमारा ग्लूकोज, मतलब यहाँ पे ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज स्टार्च। इसको क्या किया हमने? ऑक्सीजन दी, हमने इसको ऑक्सीजन दी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। अब ये ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या हुआ? हमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं, और हमें सॉरी यहाँ CO2 आएगा, और क्या रिलीज हुई है? यहाँ CO2 रिलीज हुई है, और हमें क्या मिला है? यहाँ एनर्जी। देखिए यहाँ ATP के फॉर्म में एनर्जी मिल गई। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी मोस्टली क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है। किसकी फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में मोस्टली मतलब बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो एनर्जी होती है वो ट्रैप हो जाती है, वो हमारी सेल के अंदर ट्रैप हो जाती है। किसके लिए? जिससे हम उसका फर्दर यूज कर सकें, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि पाथवे क्या होता है गैसेस सेक्शन का, कि कैसे गैस किन किन स्टेप्स को फॉलो करती है, कहाँ कहाँ जाती है। हम एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर हम डीप में पढ़ेंगे इसको। एटमॉस्फेयर से जो भी एयर थी, तो एटमॉस्फेयर से एयर आई हमारी नॉस्ट्रल में, नॉस्ट्रल के बाद गई नेसोफेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में जाती है। अब ये जो मिक्सचर का गैसेस का मिक्सचर जो यहाँ से चला आ रहा है वो लंग्स तक आता है, ठीक। इसके बाद लंग्स के बाद अब ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस था, यहाँ पे ये एक्सचेंज हो जाता है, और केवल ऑक्सीजन आगे ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि ब्लड में जाती है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। अब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस जाती है एटमॉस्फेयर में, इससे ब्लड में जाएगी, ब्लड से लंग्स में, लंग्स से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लंग्स, नेसोफेरिंग्स, नॉस्ट्रिल, एंड देन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, ये बाहर फेंक दी जाती है बॉडी से। तो इस तरीके से इसका पाथवे जो है वो वर्क करता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है और वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो एक बार हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे नज़र डाल लेते हैं। तो ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? लंग्स। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और इस चैप्टर में NCERT में और भी एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में एंड पिगमेंट्स के बारे में बताया गया है। उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं लंग्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। कार्टिलेजिनस रिंग, ये क्या होती है? ये शी शेप की रिंग होती है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये शी शेप की रिंग्स हैं जो पूरी डक्ट में फैली हुई होती हैं। ये क्या करती हैं? ये जो डक्ट है, इस डक्ट की वॉल को आपस में चिपकने से, ताकि ये आपस में चिपके ना, तो उस चीज़ को ये प्रिवेंट करती हैं, इनके कोलैप्सिंग को रोकती हैं, ठीक है।
और ये डक्ट क्या है, ये डक्ट है ट्रैकिया, जो कि आगे जाके ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। इनमें ब्रोंकस में ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, जो कि एक लेफ्ट लंग हो जाता है और एक राइट लंग हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स पाए जाते हैं एंड राइट लंग्स में 3 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड लंग्स की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हम प्लूरा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि लंग्स की जो कवरिंग होती है जो वो प्रोटेक्ट करती है इसको, उसको हम प्लूरा कहते हैं। एंड दिस इज़ डायफ्राम, जो क्या करता है, जो लंग्स को और हार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि रेस्पिरेशन को और डाइजेस्टिव सिस्टम को दोनों को अलग अलग करती है, तो स्ट्रक्चर का आपको नाम बताना है कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दोनों को अलग अलग करती है। ठीक, उस स्ट्रक्चर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि राइट एंड लेफ़्ट दोनों लंग्स में अंतर क्या होता है। तो आइए हम इसके डिफरेंस को एक बार देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग्स। राइट लंग क्या है, ये राइट लंग जो होता है हमारा वो विट स्मॉलर होता है लेफ्ट लंग से। लेफ्ट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है और राइट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, सेम लेफ्ट लंग बिगर देन राइट लंग्स, ये इस राइट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। वेट इज 750 ग्राम। राइट लंग का जो वेट होता है वो 750 ग्राम होता है, जबकि लेफ़्ट लंग का 660 ग्राम होता है। राइट लंग में कोई भी कार्डियक नॉच नहीं पाई जाती है, लेकिन लेफ़्ट लंग में कार्डियक नॉच पाई जाती है। कार्डियक नॉच क्या होती है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये कार्डियक नॉच पाई जाती है जो कि लेफ़्ट लंग में होती है। ये क्या करती है, ये हार्ट के लिए स्पेस देती है, यहाँ पे हार्ट सेटल होता है तो इसके लिए स्पेस देती है। तो ये लेफ़्ट लंग में पाई जाती है कार्डियक नॉच, और ये राइट लंग में नहीं पाई जाती है। एंड राइट लंग्स में 3 लोब्स पाए जाते हैं, जबकि इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। और राइट लंग्स में 2 फिशर पाए जाते हैं। फिशर जो कि एक हॉरिजॉन्टल होता है एंड एक ऑब्लिक होता है, लेकिन इसमें ऑब्लिक पाया जाता है। ठीक है, फिशर जो होता है वो ऑब्लिक होता है इसमें। फिशर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये है फिशर। ठीक है, यहाँ पे ये एक फिशर है, यहाँ पे 2 फिशर हैं, एक ये है और एक ये है। सेम यहाँ पे 2 लोब हैं, 1 एंड 2। ठीक है, और यहाँ पे 3 लोब हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 लोब हैं यहाँ पे, तो ये डिफरेंस हो गया इसमें। नेक्स्ट, 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई पाई जाती हैं राइट लंग में, और इसमें 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई पाई जाती हैं। ठीक है, ब्रोंकाई जो इस तरीके से डिवाइड हुई थी ना, वो ये प्राइमरी ब्रोंकाई थी जो यहाँ पे हट बन गया था, फिर ये अंदर जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, इस तरीके से ये टर्सरी में भी डिवाइड होगी। प्रोवाइड स्पेस फॉर लीवर। जो राइट लंग्स होता है वो लीवर के लिए स्पेस देता है। ठीक है, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो हार्ट होता है, लेकिन जो लेफ़्ट लंग होता है वो हार्ट के लिए स्पेस देता है। वो किसके लिए, हार्ट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसमें कार्डियक नॉच पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये हार्ट के लिए स्पेस देता है। अब हम लंग्स की जो स्ट्रक्चर हैं एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स उस पर पाई जाती हैं। ठीक, तो वो स्ट्रक्चर जो है एक बार देख लीजिएगा। नंबर 1 नॉस्ट्रिल, और इन्हें क्रम से ही याद करना है, इनका सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, नॉस्ट्रिल, नेसोफेरिंग्स, लैरिंग्स, विंड पाइप या ट्रैकिया, नेक्स्ट ब्रोंकाई, लंग्स एंड देन डायाफ्राम। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल तो सबको पता है कि जो हमारे नासा द्वार होते हैं, हिंदी में कहते हैं, वहाँ से एयर जो है अंदर जाती है, उसके बाद नेसोफेरिंग्स में जाती है, नेसोफेरिंग्स में जाने के बाद लैरिंग्स में जाती है यानी हमारे साउंड पाइप में जाएगी। ठीक, साउंड पाइप में हमने बताया था ना, ये स्ट्रक्चर जो थी ये वाली, इसमें एयर अंदर आती है तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन जब एयर बाहर जाती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वही ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है लैरिंग्स की या साउंड पाइप की। इसमें होता क्या है, इसमें जब वायु की टक्कर होती है आपस में तब ध्वनि का निर्माण होता है। ठीक है, एंड एक चीज़ और, जो मेल्स होते हैं ना उनमें जो कंठ होता है, आपने देखा होगा मेल्स में जो कंठ होता है वो बहुत बड़ा होता है या फिर बड़ा होता है,
इसलिए पुरुषों की जो आवाज़ होती है वो जनरली मोटी होती है, क्योंकि इनका कंठ बड़ा होता है, जिसके कारण ध्वनि की जो आवृत्ति होती है और जो तारत्व होता है वो भी कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ भी मोटी होती है। जस्ट अपोजिट अगर हम फीमेल्स का देखते हैं तो फीमेल्स में क्या होता है, कंठ हमारा छोटा होता है। फीमेल्स में कंठ छोटा होता है, जिससे उनमें जो आवृत्ति होती है या जो तारत्व होता है वो दोनों ज़्यादा होते हैं, और इस कारण इनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, थिन, यानी पतली होती है, थिन। और इनकी कैसी होती है आवाज़, थिक होती है, जेंट्स की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेल्स में आवाज़ मोटी होने होती है, ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, तो पहला आप क्या बताएंगे कि इनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। और इनकी जो आवृत्ति होती है यानी पिच होती है, इनकी जो पिच होती है वो भी कम होती है। और इनका जो कंठ होता है, ठीक है, या लैरिंग्स, वो कैसा होता है, बड़ा होता है, यानी लार्ज होता है, ठीक है। किस में, ये किस में है, मेल्स में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और पिच जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और जो लैरिंग्स होता है वो इनका कैसा होता है, स्मॉल होता है, जिस कारण फीमेल्स की आवाज़ जो होती है वो कैसी होती है, थिन, यानी पतली होती है। बट अगर मैं पूछूं कि मेल्स में जो लैरिंग्स होता है यानी जो कंठ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, हमें पता है, लेकिन कंठ बड़ा होने का रीज़न क्या है, क्यों बड़ा होता है, तो वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इनमें मेल हार्मोन्स पाए जाते हैं, मेल्स में मेल हार्मोन पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका जो कंठ होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में मेल हार्मोन जो है वो अब्सेंट होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण इनका जो लैरिंग्स है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, यानी छोटा होता है। अब हम पढ़ेंगे बिंड पाइप के बारे में कि बिंड पाइप क्या होता है। देखिए, बिंड पाइप यानी ट्रैकिया भी बोलते हैं, ये लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, जो कि क्या करती है, जो हमारी ईयर है उसको हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक। और ये आगे बढ़कर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। जैसे ये हमारी ट्रैकिया आई थी, एक मिनट, ये हमारी ट्रैकिया है, और इस तरीके से ये डिवाइड हो गई, ठीक, ठीक है, किसमें, 2 पार्ट्स में, जिन्हें हम कॉमनली ब्रोंकाई कहते हैं। और अगर ये लेफ़्ट में गई है तो ये लेफ़्ट ब्रोंकाई है, और ये राइट में गई है तो राइट ब्रोंकाई है, ठीक है। एंड इस ट्रैकिया के अंदर शी शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें हम कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये इस ट्रैकिया को आपस में चिपकने में रोकती हैं कि तुम आपस में चिपको नहीं, इसीलिए ये क्या करती हैं, इनके बीच स्पेस प्रोवाइड करवाती हैं, इनको दूर दूर रखती हैं, अर्थात इन्हें चिपकने से रोकती हैं, ठीक। तो इन्हें क्या करते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग, मैंने ऊपर बताया है अभी डायग्राम में। हमने पढ़ रखा है कि हमारे जो लंग्स हैं उसमें जो राइट लंग है उसमें कितने लोब पाए जाते हैं, तो राइट लंग्स में 3 लोब पाए जाते हैं, जबकि जो लेफ़्ट लंग है उसमें 2 लोब पाए जाते हैं। एंड फिशर मैंने बताए थे, फिशर कितने होते हैं, तो फिशर जो होते हैं वो राइट लंग में कितने फिशर पाए जाते हैं, 2 फिशर पाए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पाया जाता है एंड दूसरा ऑब्लिक पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें हमेशा हमेशा फिशर कैसा, एक पाया जाएगा, वो भी कैसा होगा, ऑब्लिक, ठीक। तो इस तरीके से हमारे लंग्स में टोटल कितने फिशर पाए जाते हैं, 3, ठीक। और अगर हम लोब्स की बात करें, कितने लोब्स पाए जाते हैं, तो 5 खंड पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें 3 जो हैं वो राइट वाले में, और 2 जो हैं वो किस में, लेफ़्ट वाले में, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज़ है, इसको याद रखिएगा। एंड लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, जिसे हमने क्या बताया था, प्लूरा, ठीक है, या प्लूरी। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि उसको सुरक्षा प्रदान करती है। ये याद रखना, प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहे लंग्स की हो, किडनी की हो या हार्ट की हो, ये पूछी जा सकती हैं, तो ये कॉमन से क्वेश्चंस हैं, तो इनको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। एंड लंग्स में लगभग 300 मिलियन बलून लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्व्यूलाई। और इस ये सब मिलकर क्या बनाते हैं,
लंग बनाते हैं, लंग्स। ठीक है, ये सब मिलके लंग्स बनाते हैं, इसीलिए हम एल्वुलाई को क्या कह देते हैं, लंग्स की यूनिट कह देते हैं। तो एल्वुलाई क्या है, एल्वुलाई जो है वो लंग्स की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक, संरचनात्मक क्यों है, क्योंकि ये लंग्स को क्या करती है, शेप प्रोवाइड कराती है। ठीक, उन्हें उसको संरचना प्रदान करती है। और कार्यात्मक क्यों है, क्योंकि मनुष्य द्वारा ली गई वायु जो होती है वो इन्हीं एल्वुलस में भर जाती है। तो ये क्या है, कार्यात्मक इकाई भी है और संरचनात्मक इकाई भी है। ठीक, देखिए मैं एक बार आपको डायग्राम में शो कर देती हूँ कि एल्वुलस कहाँ पे है। ये आप देख रहे हैं ना, रेड कलर से छोटे छोटे डॉटेड बने हुए हैं, ये इस तरीके से पूरे लंग्स में फिल रहते हैं। ठीक है, डायफ्राम हमने बताया था कि डायफ्राम क्या है, ये लंग्स और हार्ट दोनों को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। एंड हमने एक क्वेश्चन पूछा था वो जब हम डायग्राम पढ़ा रहे थे कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग करती है, तो वो क्या है, वो भी डायफ्राम है। डायाफ्राम ये क्या करती है, ये हमारे दोनों सिस्टम्स को अलग अलग करती है। लंग्स ऊपर होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम नीचे होता है, तो ये क्या करता है, ये जो डायफ्राम है ये दोनों को सेपरेट भी करता है। और यहाँ जो ये लंग्स है, ठीक है, इसको क्या करता है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक, अच्छा ट्रैकिया के बारे में एक चीज़ रह गई थी, ये हमारा ट्रैकिया है। ठीक है, तो इस ट्रैकिया की ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं इसको, ग्लॉटिस, GLOTTIS से इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। और इसी ट्रैकिया से एक स्ट्रक्चर लगी रहती है इस तरीके से ढक्कन के आकार की, लाइक जैसे ढक्कन कवर कर रहा है ऊपर से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि कैसा है, कार्टिलेजनस फ्लैप का बना हुआ होता है। और ये एपिग्लॉटिस करता है क्या है, ये जो भी फूड आ रहा है, ये जो भी फूड हमने लिया था या जो भी हमने खाया था, किसके लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, तो उस एरिंग्स में जाने से रोकता है। जब हमारा फूड आता है तो ये इसको कवर कर लेता है पूरी तरीके से, जिससे क्या होता है, जो फूड होता है वो हमारे लैरिंग्स में एंटर ना करके ओइसोफेगस में एंटर कर जाता है, जो कि ट्रैकिया के जस्ट बगल में ही लगा हुआ होता है। और इन दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। अर्थात ये दोनों जो हमारी ट्रैकिया है और जो ओइसोफेगस है, ये दोनों हमारे फेरिंग्स में जाके खुलते हैं। तो जब हम खाना निगलते हैं या जब हम खाना लेते हैं तो वो खाना ट्रैकिया के अंदर एंटर ना करे, इसके लिए एपिग्लॉटिस जो होती है वो क्या करती है, इसको पूरी तरीके से कवर कर लेती है, जिससे खाना विंड पाइप में नहीं जाता है। ठीक, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जो ओइसोफेगस है, ये हमारा ओइसोफेगस है, इसकी हम ओपनिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।